भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए किसान भाइयों के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। हाँ। और आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। झारखंड में खुलेगा डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज और फिशरी रिसर्च कॉलेज। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में किया गया संरक्षित गेहूं की खेती का प्रदर्शन। गर्मी में मुर्गियों को पीने के लिए ठंडा पानी देने का करे इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। पारित बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य के 2 नए शैक्षणिक संस्थान खोलने की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत हंसडीहा दुमका में डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज और गुमला में फिशरी रिसर्च कॉलेज खोला जाएगा। पिछले दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में प्रक्षेत्र दिवस पर रिसर्च फील्ड में संरक्षित खेती के तहत लगाई गई गेहूं की खेती का प्रदर्शन किया गया। यह संरक्षित गेहूं की खेती अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं शोध संस्थान के द्वारा की गई थी। इस अवसर पर BAU समिति और सीमेंट के वैज्ञानिक पदाधिकारियों सहित गुमला, खूंटी और रांची के किसान उपस्थित थे। मुर्गी पालक गर्मी के दिनों में मुर्गी के मृत्यु दर में कमी लाने के लिए उसके बेहतर रख रखाव पर विशेष ध्यान दे। मुर्गियों को पीने के लिए ठंडा पानी दे और लू के गर्म हवा से बचाने के लिए उसके आवास के जाली पर ठंडा पानी से भिगा हुआ बोरा टांग दे। देसी मुर्गियों की अपेक्षा पोल्ट्री फार्म में पल रही मुर्गियों में मौसम की मार झेलने की क्षमता कम होती है। इसलिए गर्मी के दिनों में मुर्गियों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए उनके आहार और आवास दोनों का उचित प्रबंध करें। गर्मी में मुर्गियों की आहार व्यवस्था के लिए आप ठंडे समय में खास तौर से सुबह के समय में मुर्गियों को दाना दें जितना सुबह हो सके, और शाम के समय में जैसे कि 5 बज जाता है उसके बाद आप दाना दें। बीच के समय में आप विटामिन मिला हुआ पानी जो है, साफ़ पानी ठंडा करके ठंडा पानी दें पीने के लिए। तो इससे मुर्गियों में जो शरीर के अंदर ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसको कम किया जा सकता है, और इस प्रकार से मुर्गियों को जो गर्मी से मरती हैं मुर्गियां, उसे भी हम नियंत्रित रख सकते हैं। राज्य के किसान गाजर की खेती से बेहतर उपज पाने के लिए पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि, पूसा केसर, नैंटीस और चेंटनी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। गाजर की खेती के लिए जीवांश युक्त हल्की मिट्टी वाले खेतों का चयन करना चाहिए। बुआई में बीजों के बीच 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें और बेहतर उपज देने वाले गाजर के उन्नत प्रभेद लगाएं। पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि, पूसा केसर, नैंटीस और चेंटनी नामक गाजर के उन्नत प्रभेदों की उत्पादन क्षमता में देसी गाजर की 200 से 225 क्विंटल और विदेशी गाजर की 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कल्टीवेटर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी मदद से किसान अपने खेतों की तैयारी और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। कल्टीवेटर दृढ़ फ्रेम वाला पशु चालित कृषि यंत्र होता है। किसान इस यंत्र से खेती की उथली जुताई, निकाई गुड़ाई एवं खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इस यंत्र की टाइन, हैंडल, हरीस, फ्रेम जैसे सभी भाग रिवर्सेबल होते हैं। इस यंत्र का टाइन जमीन में घुसता है और खूड़ बनाता है तथा खरपतवार को निकालता है, साथ ही नमी को भी सुरक्षित रखता है। इसकी कार्य क्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। अब मुलाकात करते हैं एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने अपने इलाके में खेती की सफलता को अन्य किसानों के लिए एक उदाहरण बना दिया। आइए आज मिलते हैं उस सफल किसान से जिसकी मेहनत का कोई सानी नहीं है। आज ये जिस मुकाम पर हैं उसके पीछे इनकी लगन और मेहनत की ही भूमिका सबसे खास है। तो आइए इनसे मिलते हैं। आज हम जो मुकाम पाए हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज से हम
6 साल पहले आर्मी ज्वाइन किए थे, मगर वहाँ जाके लगा कि हमको इससे अच्छा अपना खेत में हम कर सकते हैं और हमने आर्मी को रिजाइन किया। उसके बाद घर आके सोचा कि भाई अब आर्मी छूट गया और घर आके अब तो खेती ही करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम खेती जो करें उसको थोड़ा आधुनिक ढंग से मतलब वैज्ञानिक पद्धति से करें ताकि हमको बढ़िया से बढ़िया लाभ हो। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17.5 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16.8 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपए से 2050 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2200 रुपए, चावल उत्तम 2300 रुपए से 2600 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1650 रुपए, चना 4800 रुपए से 5000 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 4300 रुपए से 4550 रुपए, दाल चना 5750 रुपए से 6050 रुपए, सरसों तेल 9900 रुपए से 10000 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3350 रुपए, आलू 600 रुपए से 700 रुपए और प्याज 1150 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त की, जिसमें था मौसम के मिजाज की जानकारी, मंडी की भाव की जानकारी और कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी। बिल्कुल सही कहा। अब एक छोटा सा विराम ले लें। बिल्कुल, चलिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना।
फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। आज गंद्रू भाई के पिटारे में क्या है आपको जानना है? बिल्कुल, हमारे पिटारे में है यंत्रों का खजाना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गई थी। भाई अब यंत्र भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अब किसान भाई सोच रहे होंगे कि भाई ये यंत्र तंत्र की क्या बात होगी। नहीं नहीं, हमारे किसान भाई बहुत समझदार है और जानते हैं कि आप कृषि से संबंधित यंत्र का ही बात कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम अपने किसान भाइयों को इसी के बारे में जानकारी दे दें। बिल्कुल, हम मिलते हैं डॉक्टर BK मेहता जी से और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कृषि में यंत्रीकरण का क्या महत्व है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज़ादी के बाद से जो हमारा है उत्पादन करीब 5 गुना बढ़ा है। अगर आप देखें तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो 1951-52 में अपने यहाँ का जो है उत्पादन 51-52 मिलियन टन हुआ करता था, जो कि आज 2012 के आंकड़ा के हिसाब से उत्पादन जो हमारा है करीब 252 मिलियन टन है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जिस तरह से हमारा आबादी बढ़ रहा है, इस आबादी को दोनों समय का भोजन उपलब्ध कराना हमारे लिए बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए हमें जो है उत्पादन दर को करीब 300 मिलियन टन से ऊपर ले जाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे किसान बंधु बहुत ही प्रयासरत हैं। वो इस दिशा में जो है उन्नत बीज का प्रयोग कर रहे हैं, संतुलित मात्रा में खाद भी खेतों में डाल रहे हैं, और जो है और वो बीज दर भी जो रिकमेंडेड है उस दर पर वो खेती कर रहे हैं। हमको ये यहाँ पर देखना है कि इन सब सारे कार्यों को समय पर कैसे पूरा किया जाए, श्रम से कैसे हमको मुक्ति मिले और लागत मूल्य हमारा कैसे हो, इसके लिए यांत्रिकरण जो है बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि झारखंड में धान की अधिक उपज होती है, तो इसमें धान के लिए क्या कुछ कृषि यंत्र का महत्व होता है? जी देखिए, अगर आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ऐसा है कि जब हमारे किसान जब बिचड़ा गिरा लेते हैं उसके बाद फिर वो जो है रोपने की बात सोचते हैं। जब रोपन की बात आती है तो उस समय क्या होता है कि हर आदमी को जो है रोपने वालों की ज़रूरत होती है, और इतना अपने यहाँ विकास का कार्य चल रहा है कि रोपने वाला जो है मजदूर लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। उस केस में हम देखें तो अपने यहाँ पैडी ट्रांसप्लांटर आया हुआ है, अगर उसका प्रयोग करते हैं तो उस प्लांटर से क्या होता है कि 6 लाइन में जो है आप जो है एक मजदूर दिन भर में जो है 6 लाइन में वो रोपनी कर सकता है। लेकिन अगर आप मजदूर को लगाते हैं तो वही मजदूर जो करीब 1 हेक्टेयर में आपको जो है 70 मजदूर लगता है, और इससे मात्र जो है 6 से 8 लेबर में आप 1 हेक्टेयर खेती कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि जब आपको निकौनी की जरूरत होती है, जनरली धान खेत में क्या करते हैं लोग 2 बार निकौनी करते हैं, तो पहला निकौनी जो है करीब 20 दिन के अंतर पर करते हैं। उसमें फिर हमारे एक छोटा सा मशीन होता है जो कोनो वीडर है। तो अगर देखें आप तो एक छोटा सा इम्प्लीमेंट है कोनो वीडर, उससे हमारा किसान जो है अकेले दिन भर में चाहे तो 1 हेक्टेयर खेत की निकौनी कर सकता है। और अगर आप लेबर लगाते हैं तो करीब करीब 1 हेक्टेयर के लिए आपको 70 लेबर की ज़रूरत होती है। अगर आप 2 निकौनी करवाते हैं धान की खेत में तो 140 लेबर आपको लगता है, और कोनो वीडर से मात्र आप 2 से 4 लेबर में जो है पूरा खेती कर लेते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे अगर तो आपको रोपाई से लेकर के आपको निकौनी तक में करीब करीब आपको 200 लेबर का बचत होता है। मतलब लागत मूल्य आपका यहाँ पर आकर के कम हो जाता है। आप समय पे काम करते हैं, श्रम से मुक्ति मिलती है और आपको पैसा की बचत होती है। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इसका प्रयोग वो खेतों में किस तरह से करें और इसका रखरखाव वो किस प्रकार करें। देखिए, ऐसा है कि हमारे किसान बंधु जो है उत्पादन तो करते हैं, बहुत तन मन से करते हैं, लेकिन उसके प्रबंधन पर वो ध्यान नहीं देते। ऐसा है कि जनरली जो भी हमारा उपज आता है उसमें नमी का मात्रा ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से उसको 2 चीज़ें वो कर सकते हैं, या तो वो उसके मूल्य संवर्धन में जाएं या उसको जो है शुष्कक का उसमें प्रयोग करें। वो जनरली अगर उनको ज़्यादा आमदनी लेना है तो प्रायः हमारे किसान जो है उसका मूल्य वर्धित उत्पाद बना करके उसको मार्केट में ले आते हैं, या लंबे समय तक के लिए उसको रखना है तो वो जो है धूप में सुखा करके उसको स्टोर करके फिर भंडारित करके उसको रख सकते हैं। जहाँ पर यंत्र के रखरखाव का सवाल है तो जब भी हम देखते हैं, जब भी बरसात के पहले जो भी हम वर्क करते हैं उसके बाद जब उसको रखना होता है तो ग्रीजिंग करके उसको जो है
रखते हैं या उसको ऐसे जगह पर रखते हैं जहाँ पर कि मॉइस्चर का प्रभाव ना हो और कहीं छायादार जगह पर जाकर ले जाकर रखते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि ऐसे कौन कौन से यंत्र हैं और इसका प्रयोग किस किस फसलों के लिए किया जाता है। देखिए, पहली तो है कि जब यंत्र की हम बात करते हैं तो सबसे पहले किसान भाइयों को हम ये बताते हैं कि सबसे पहले वो खेत की तैयारी कैसे करें। इसके लिए गर्मी के दिनों में ठीक हल्की बारिश के बाद उनको जो है तवा हल से या मोल्डवोल प्लाव से एक बार मिट्टी को उलट देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर वो आते हैं बुआई के समय में। तो बुआई के लिए हमको देखना है कि किस यंत्र का कहाँ प्रयोग करना है। जैसे धान की खेती करते हैं वो ट्रांसप्लांटर का यूज़ करें, और कहीं मकई लगाना चाहते हैं, अरहर लगाना चाहते हैं, तब वो प्लांटर का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि क्या कटाई के लिए भी कुछ किस प्रकार के यंत्र होते हैं, तो इसका प्रयोग किसान भाई किस तरह से करें। देखिए, कटाई के लिए तो अभी तक हमारे जो किसान बंधु हैं वो जो घरेलू चला रहे हैं हंसिया उसे करते हैं, लेकिन आजकल हमारे पास में रीपर आ गया है, जैसे पावर ऑपरेटेड रीपर है, मोटर ऑपरेटेड रीपर है, उससे वो जो है अपने खेतों में उससे कटाई कर सकते हैं, खड़ी फसल का कटाई कर सकते हैं, जनरली धान का कहें या गेहूं का कहें। डॉक्टर साहब, देखते हैं कि निकोनी कोड़ोनी के लिए भी करना पड़ता है, तो इस प्रकार के भी कुछ यंत्र हमारे किसान भाई को बताएं। हाँ है, जैसे कि धान के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैपनीज वीडर, कोनो वीडर, इससे जब धान के खेत में 1 सेंटीमीटर पानी रहता है तो उस समय इसको चलाते हैं। उससे क्या होता है कि उसका जो है घास पतवार उसी में कट के खेतों में ही रह जाता है और पानी के साथ साथ करके उसका खाद का भी वो काम करता है। अब बाकी अनदर खेत में जो है उसके लिए जो है व्हील हो है, पैडी वीडर है, ये सारे उपलब्ध हैं। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कृषि में यंत्रीकरण के महत्व पर। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया रहा। अब तो हमारे सभी किसान ये सोच रहे हैं कि इन यंत्रों का उपयोग हम कैसे करें। भाई किसान भाई तो करेंगे ही उसका उपयोग और कर भी रहे हैं, लेकिन किसान भाई हम सोच रहे हैं ना कि सूकर पालन करें। लीजिए, एकदम अचानक आपको सूकर की क्यों पड़ गई? भाई हम सुने हैं कि सूकर पालन में एकदम कम ध्यान देना पड़ता है, कम पूंजी लगता है और पॉकेट जो है पॉकेट एकदम भर जाता है। तो हम बहुत दिन से सोच रहे हैं कि सूकर पालन किया जाए, लेकिन हमको यही बात समझ में नहीं आ रहा है ना, उसका आय व्यय का जो ब्यौरा है ना कि कितना लगाएंगे तो कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, ये मेरा दिमाग में घुस नहीं रहा। मतलब आपको जानकारी चाहिए। बिल्कुल जानकारी चाहिए। चलिए मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार जी से और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसान भाई प्राय ये कहते हैं कि सूकरों के पालन से हमें क्या लाभ हो सकता है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अगर हम सूकर पालन करते हैं तो हमें क्या लाभ होगा, उसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। हाँ, जैसा कि अभी झारखंड परिवेश की बात करते हैं तो पशुपालन से बहुत सारे किसान यहाँ पे जुड़े हैं और झारखंड में पशुपालन का अपना एक खास महत्व है। और जब झारखंड में खास करके पशुपालन की जब बात करते हैं तो सूकर पालन जो है सभी पशुओं की तुलना में हम कह सकते हैं ये ज़्यादा लाभदायक है। तो अब ये बताना मैं चाहता हूँ किसान भाइयों को कि किस तरह से सूकर पालन जो है वो ज़्यादा लाभदायक है, किस तरह से वो करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा उससे आमदनी कर सकते हैं। तो जो भी हमारे सूकर पालक इससे जुड़े हैं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ सूकर पालन लाभदायक क्यों है। सूकर पालन दूसरे पशुओं की तुलना में ज़्यादा लाभदायक है क्योंकि इसमें रख रखाव पे खर्च जो है अन्य पशुओं की तुलना में कम है। इसमें बढ़ने की क्षमता ज़्यादा है, दाना खा करके जितना बढ़ती है मुर्गी के बाद जो है वो दाना को रूपांतरण जो मांस में जो सूकर करते हैं वो अन्य पशुओं की तुलना में सबसे ज़्यादा है। तो अब सूकर पालन मैं कहना चाहता हूं कि दो तरह से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। पहला करते हैं कि मांस के लिए, क्योंकि मांस का जो डिमांड जो है वो काफ़ी अधिक है, और दूसरा जो है कि ब्रीडिंग पर्पस बच्चे के लिए। तो ब्रीडिंग पर्पस के लिए जो है कि नर और मादा सूकर रखते हैं, उसको क्रॉस कराते हैं और उससे जो बच्चे होते हैं वो बच्चे को मार्केट में वो बेचते हैं। दूसरा है कि मांस के लिए, कि बहुत सारे किसान भाई जो है मांस के लिए सूकर पालन करते हैं और मांस के लिए वो नर बच्चे को ले जाते हैं, बधिया करते हैं और उसको जब वो मार्केटिंग एज लगभग 10 महीने 12 महीने के बाद वो मांस के रूप में बाज़ार में बेच देते हैं। तो पहले का जो ये धारणा था कि सूकर पालन जो है अगर उसको दाने पे रखते हैं तो बहुत कम लाभ बहुत कम होगा या लाभ नहीं होगा, घाटा हो जाएगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो सूकर पालक थे वो बेकार खाद्य पदार्थ का उपयोग करके सूकर पालन करते थे, जैसे कि होटल वेस्टेज हो गया या फिर हड़िया का जो वेस्टेज है वो है बेकार, जैसे फल सब्जी का बेकार जो होता है वो है।
तो सिर्फ उसी पे हमारे किसान भाई डिपेंड रहते थे कि वही खिलाना है। लेकिन अब समय बदल चुका है। अभी के समय में चूँकि मांस का भी कीमत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, बच्चे का भी कीमत बिक्री दर जो है वो बढ़ गया है, तो इसलिए जो है कि अब के समय में हमारे किसान भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो दाने कंसंट्रेट जो होता है दाने पे अगर रखते हैं तब भी जो है इससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो अगर हम लोग एक कैलकुलेट करें कि 100 जो केजी का शुकर है तो उसमें अगर हम लोग 140 के हिसाब से करें तो 14,000 रुपया, और 14,000 रुपया में कुछ जो है कि मतलब 80% इसमें ड्रेसिंग परसेंटेज भी अधिक होता है मांस में, क्योंकि 100 किलो का अगर शुकर को मांस में के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं तो 80 किलो उससे मांस निकल सकता है। तो 80 किलो का वज़न आपका हो गया लगभग 11 से 12,000 रुपये। तो 6 से 7,000 रुपये हम खर्च करते हैं और 11 से 12,000 रुपये उससे इनकम होता है एक शुकर से। तो जो भी शुकर पालन जो किसान करते हैं वो लगभग 10 या 20 या 50 शुकर एक साथ रखते हैं, और तो एक शुकर से अगर जो है कि 6 से 7,000 भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अगर 10 करते हैं तो 70,000, 20 रखते हैं तो 1,40,000 रुपया उससे प्रॉफिट हो सकता है। और ये सिर्फ दाने पे रखते हैं। तो अगर दाने के खर्च को कुछ कम कर सकते हैं, जैसे कुछ बेकार खाद्य पदार्थ 25% या 50% भी उसमें ऐड करते हैं, तो ये जो आमदनी है उसका परसेंटेज जो है बढ़ जाता है। मतलब 7,000 से 8,000, 9,000 या 10,000 भी हो सकता है। तो इस तरह से, और इसमें जो है कि ऐसा नहीं है कि दिन भर उसमें लगा रहना है या बहुत ज़्यादा समय देना है। ये आप खुद से कर सकते हैं। आप सिर्फ 2 बार खाना देना है, घर में महिलाएं और बच्चे जो भी है वो भी इसकी देखभाल जो है अच्छी तरह से कर सकती है। तो इस तरह से कम खर्च में और बिना ज़्यादा मेहनत के आपको इतना सारा आमदनी जो है और किसी भी पशुपालन में नहीं हो सकता है। दूसरा तरीका है जो ब्रीडिंग पर्पस से जो रखते हैं। ब्रीडिंग पर्पस में जैसे कि एक मादा सुकरी का हम लोग अगर देखते हैं तो मादा सुकरी जो है 1 साल में 2 बार बच्चे देती है, एक बार में 8 से 12 बच्चे देती है। अगर हम मिनिमम भी लेकर चलते हैं, कम से कम 8 बच्चे एक बार में, 2 बार में 16 बच्चे, और एक बच्चे का कीमत यदि हम लोग बेचते हैं तो लगभग 1,500 से 2,000 रुपया। तो अगर हम लोग 16 बच्चे का अगर कीमत देखते हैं, अगर बच्चा देती है मादा और उसको हम लोग 2 महीने या 2.5 महीने के बाद बेचते हैं तो एक बच्चे की कीमत 2,000 रुपया, यानी 1 साल में एक मादा से हमें 32,000 रुपये का बच्चा बेचने से आमदनी हो सकता है। और उसमें खर्च लगभग हम अगर कैलकुलेट करते हैं सिर्फ दाना पे तो उसमें हम देखेंगे कि 10 क्विंटल लगभग दाना जो है वो खपत हो सकता है। मादा सुकरी खाती है 10 क्विंटल दाना। तो 10 क्विंटल दाना का अगर हम लोग देखते हैं तो उसका कीमत लगभग 15,000 रुपये या 16,000 या 17,000 रुपया यही आएगा लगभग। तो अगर हम लोग को 32,000 रुपया लग रहा है और खर्च जो है 16,000 से 20,000 भी मान लेते हैं, तब भी एक मादा से 10 से 12-15,000 रुपये का शुद्ध आमदनी है, सिर्फ दाना पे रखते हैं। तो इस तरह से जो है कि आप अब समझ गए होंगे कि किस तरह से ये शुकर पालन जो है ज़्यादा लाभदायक है, और अगर संतुलित आहार पर भी रखते हैं तब भी ये जो व्यवसाय है ये बहुत ही लाभदायक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमारे किसान भाइयों से, जो भी शुकर पालन से जुड़े हैं वो अपने शुकर को संतुलित आहार पर रख करके और जो भी वैज्ञानिक तरीके से शुकर पालन यदि करते हैं और उसमें कुछ पूंजी लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको आमदनी हो सकती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं और खुशहाल हो सकते हैं। जाते जाते एक सवाल और करना चाहते हैं हम सर आपसे कि अगर किसान भाई जो है अगर शुकर पालन करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे नस्ल भी हमारे शुकरों में होते हैं जिस जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आमदनी हमें दे सकते हैं, ब्रीडिंग होती है उनकी ज़्यादा। तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि अगर ये व्यवसाय अगर हमारे किसान भाई करना चाहें तो किस नस्ल के सूअर को पाले जिससे कि उनके अधिक से अधिक उनको आमदनी हो सके, तो ये हमें बता दें। हाँ, तो ये नस्ल की जो बात होती है इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ एक ही चॉइस है हमारे पास नस्ल जो कि शुकर पालन से जुड़े हैं किसान भाई, वो उनके पास एक ही चॉइस है, बहुत सारा चॉइस नहीं है। सिर्फ TND नस्ल पालना है जो कि संकर नस्ल है, क्योंकि भारत में कोई भी TND का अपना नस्ल नहीं है शुकर में। तो ये जो है कि TND नस्ल ही एक चॉइस है जो कि झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ये डेवलप किया हुआ है। और ये नस्ल जो है विदेशी और देसी टाइम बर्थ और देसी शुकर के संकरण से बना है। और
इसलिए ये जो है इसमें देसी और विदेशी नस्ल दोनों का गुण आ गया है। और ये चूंकि देसी से भी इसमें 50% जो ब्लड है, जीन है, वो देसी का है, इसलिए ये ग्रामीण वातावरण में भी काफ़ी अच्छी तरीके से रह लेती है। और इसका रंग भी जो है ब्लैक है, जो कि यहाँ के लोग किसान भाई पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ है कि विदेशी नस्ल का जो इसमें जो परसेंटेज है 50% जो है ब्लड विदेशी का जो है, उसके कारण जो है कि ये ज़्यादा से तेज़ी से बढ़ने की क्षमता, बेहतर आहार रूपांतरण और कम खाकर ज़्यादा बढ़ना, ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा बच्चे देना, ये सब चीज़ जो है कि बच्चे का वजन अधिक होना, ये सब चीज़ जो है विदेशी जो नस्ल है उससे आया है। तो इसलिए ये जो संकर नस्ल है ये सबसे अच्छा नस्ल है हमारे झारखंड में सूकर पालन के लिए। और इसमें किसान भाइयों को कुछ भी दो राय नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है। अगर पालना है तो TND ही पालना है और देसी को हटाना है और TND पालना है। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि अगर हम सूकर पालन से भी जो है अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप भी सूअर पालन जो है अब शुरुआत करेंगे, आप भी इस व्यवसाय में जुड़ेंगे। किसान भाई, जाते जाते डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और सूकर पालन जैसे जो है उसके बारे में, व्यवसाय के बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं, जिससे कि वो अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, तब तक के लिए जोहार। अब क्या कहना है आपका? बाप रे बाप, हम तो सोचे भी नहीं थे कि इतना मुनाफा होगा। अब हम एकदम पक्का कर लिए किसान भाई कि एकदम सूकर पालवे करेंगे। हाँ, जल्दी जाना है आपको, ऐसा लग रहा है? जल्दी एकदम जाना है भाई, लेकिन फटाफट कागज और कलम लीजिए, जल्दी से पता बताइए। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्रीय निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातुर रोड, रांची। पिन संख्या 8340001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।